नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को एनसीईआरटी हिस्ट्री जो है क्लास 9th की पढ़ाऊँगा। उसमें चैप्टर वाइज में क्लियर करते चलूँगा। चैप्टर वाइज के जो जैसे टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति हो गया। फ्रांसीसी क्रांति में जो मुख्य बिंदु है उसको मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा हूँ, और उसके बाद इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करवाते हुए आगे निकल चलेंगे हम लोग। मैं लगभग पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करूँगा, लगभग सभी सब्जेक्ट का। तो पहला टॉपिक मेरा आज है फ्रांसीसी क्रांति, उसके मुख्य बिंदु। फ्रांस के लोग महंगाई, कर वृद्धि और निरंकुश शासन से परेशान थे। फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी, लगभग उससे रिलेटेड है। तो फ्रांस के लोग महंगाई, कर वृद्धि और निरंकुश शासन से परेशान थे। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया था। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। सन 1774 में बुर्बो राजवंश लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तो राजकोष खाली था और कई युद्ध लड़ने के कारण कर्ज के बोझ में दबा था। कर्ज का बोझ प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। जो 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था, और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। पहला वाला लगभग था, हम देखेंगे यहाँ पर जो फ्रांसीसी समाज था 3 स्टेट में। पहला जो था कुलीन वर्ग था, दूसरा पादरी वर्ग था, दूसरा पादरी वर्ग था, और तीसरा किसान वर्ग था, जिनमें से पूरी आबादी लगभग 90% किसान थे, और लगभग 60% जमीन पर कुलीन वर्ग का और चर्च और तीसरे स्टेटस के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेटस कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त था, जिसमें महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले कर में छूट। पहले वाले वर्ग जो दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को छूट मिलती थी, ऊपर वाला बिंदु ही था। और कुलीन वर्ग किसानों से सामंती कर वसूलता था। वहाँ के किसान अपने स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़क के निर्माण में सहयोग देने के लिए बाध्य थे। उनके ऊपर जरूरी कर लगाया गया था। चर्च भी किसानों से कर का एक हिस्सा लेते थे, जिसको टाइद कहा जाता था। एक प्रकार का धार्मिक कर था। यह टाइद जो है ये मेन पॉइंट है यहाँ, मतलब शब्दावलियों को आपको देखते हुए चलना है। मेन शब्दावलियाँ एग्जाम में ही पूछता है, लगभग शब्दावलियों से रिलेटेड। टाइद जो कर था किसानों पर लगाया जाता था चर्च के द्वारा, एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे चर्च वसूलते थे। उन्हें प्रत्यक्ष कर या टाइल भी देना पड़ता था। विश्व में सामाजिक संरचना क्षेत्र में आमूल परिवर्तन के सूत्रपात फ्रांस की क्रांति हो जाता है। फ्रांस के राष्ट्रगान को मार्सिले के नाम से जाना जाता है। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। 21 जनवरी 1993 में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई।
सन 1793 से 94 तक काल को फ्रांस के इतिहास का आतंक का युग कहते हैं। कब से कब तक? 1793 से 1794 तक। इस समय फ्रांस में जैकोबिन क्लब का शासन था। जैकोबिन क्लब का शासन था। जैकोबिन क्लब के नेता का नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ये भी मारा जाता है लगभग। इसका भी सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। जैकोबिन को सौ कुलात मतलब इम्पोर्टेंट ये भी है। जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से जाना जाता। 100 कुलात क्या था? 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। 21 सितंबर 1792 में फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ। मतलब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो है। और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया था। गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके शासक प्रमुख का चुनाव जनता करती है। गणतंत्र बनने के बाद फ्रांस में जैकोबिनों का शासन हुआ था। रोबेस्पियर सरकार सत्ता में आई। रोबेस्पियर जो सरकार थी वो सत्ता में आई थी। गर्दन से धड़ अलग करने की मशीन को गिलेटिन कहा जाता है। अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा कि जो यहाँ पर जो सरकारें जैकोबिन क्लब के माध्यम से चल रही हैं इनको भी गिलेटिन के माध्यम से ही मृत्युदंड दिया गया था। इसका नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा है। रोबेस्पियर सरकार ने चर्चों को बंद कर दिया। जब ये सरकार में आए 1793 में तो रोबेस्पियर सरकार ने चर्चों को बंद कर दिया है। उसके भवन को बैरक और दफ्तर बना दिया गया था। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने अपनी नीतियां इतनी सख्त तरीके से लागू की कि उसके समर्थक भी त्राही लगे। 17 जुलाई 1794 में न्यायालय के द्वारा उसे दोषी ठहराया गया। गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस के मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नया संविधान बना और जिसमें 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान रखा गया और इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया था। कितने सदस्यों वाली थी? 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। लेकिन फ्रांस में यह शासन भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया था। फ्रांस में शासन भी डिक्टेटरों में आपस झगड़े से नहीं चला और फिर सैनिक तानाशाह। यहीं से नेपोलियन का उदय हुआ था। और हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? फ्रांस में क्रांति की शुरुआत निम्न परिस्थितियों में हुई थी। लुई 16वें का शासन था और कई बार युद्ध की मार झेलने से फ्रांस की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी थी। अब उसे फिर से नए कर बढ़ाने की आवश्यकता थी। अभी आप लोग शुरुआत में समझ नहीं आया होगा लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से कराऊंगा तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। और दूसरा पॉइंट इसमें है मजदूरों, व्यवसायियों और किसानों का शोषण हो रहा था। मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। मान लीजिए अभी जो लोग अर्थव्यवस्था पढ़े होंगे उन लोगों को समझ में आता होगा कि महंगाई अगर 5% की दर से भाग रही है तो आपकी मजदूरी कम से कम 6% तक जाए तब तो ठीक रहता है। लेकिन अगर आपकी महंगाई
10% की वृद्धि से हो रही है और आपकी मजदूरी दर जो है 5% की दर हो तो आपकी बचत पर प्रभाव पड़ता है और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो तीसरा पॉइंट इसमें है, किसानों की फसल कड़ाके की ठंड के कारण मारी गई थी और खाने पानी की वस्तुएं, पीने की वस्तुएं आसमान छू रही थी। तीसरे स्टेटस के प्रतिनिधि अब खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे। स्टेटस के प्रतिनिधि अब खुद के नेशनल और नए संविधान भी बनाना शुरू कर दिया था। इस समय कुछ दार्शनिकों के विचार और निरंकुश शासन से पूरा फ्रांस आंदोलित होने लगा था। पूरा फ्रांस आंदोलित। फ्रांसीसी समाज के दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई? तो हम इनमें देखेंगे, फ्रांसीसी समाज के तीसरे तबकों को क्रांति का फायदा मिला था। दो तो पहले से सही थे। कुलीन वर्ग को सत्ता छोड़ना पड़ा जो जनता के सामंती कर पर वसूलते थे। सामंती कर जो वसूलते थे, यहाँ पर हमारे यहाँ जैसे जमींदार होते हैं तो उनको सत्ता छोड़नी पड़ी। तो वही पादरी वर्ग को निराशा हुई, जिनकी चर्चों को बंद कर दिया गया। चर्चों के भवनों को कार्यालय में तब्दील कर दिया गया। तीसरा क्वेश्चन है, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? 19वीं और 20वीं सदी क्रांति के लिए निम्न विरासतें छोड़ी दी गई। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। विश्व के अधिकांश देशों के अंदर जहां इस तरह की क्रांति की आवश्यकता थी, उन्हें फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा मिली। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड में भी इस क्रांति की प्रेरणा से क्रांति हुई और विश्व पटल पर आमूल परिवर्तन हुए थे। इस क्रांति की प्रेरणा से विश्व के अनेक देशों में सामाजिक, राजनैतिक और क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे। इस क्रांति से तानाशाही और निरंकुश शासकों का अंत हुआ और विश्व जनमानस अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन को प्रेरित हुए। अब 3 क्वेश्चन हो गया, लोगों को समझ में आ रहा होगा लगभग। अब चौथा क्वेश्चन है, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं, जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। फ्रांसीसी क्रांति में पॉलिटी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। जीवन का अधिकार, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाए जो आज हमें मिले हुए हैं। ये फ्रांसीसी क्रांति से ही इसका उद्गम हुआ। जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानूनी बराबरी का अधिकार। ये जो पॉलिटी पढ़ाऊंगा तब उसमें आर्टिकल के थ्रू आपको बताऊंगा। जीवन का अधिकार 21, 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के बराबर 21-20 है, स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व की भावना। ये सब हमारे संविधान में रिलेटेड है लगभग। और 5वां क्वेश्चन अब आया, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में अनेक प्रकार के अंतर्विरोध थे? सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश वास्तव में अंतर्विरोध से घिरा था। मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा में कई आदर्श संदिग्ध थे। उदाहरण के लिए, कानून केवल समाज के हानिकारक कार्रवाइयों को रोकने के लिए ही अधिकार रखता था, जबकि अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अपराधी के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। दूसरा था, घोषणा में यह कहा गया कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है,
सभी नागरिकों को इसके गठन में भाग लेने का अधिकार है और सभी नागरिक इसे के समक्ष समान हैं। जबकि उस समय जब फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बन गया था, तब लगभग 3 लाख पुरुषों और महिलाओं को जो 25 वर्ष से कम आयु के अंतर्गत थे, उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं थी। 3 लाख पुरुष और महिला जो 25 वर्ष से कम आयु के अंतर्गत थे। तो समझ रहे हैं, आप लोग 18 वर्ष के हैं और चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अतः इस स्पष्ट कि सार्वभौमिक अधिकार फ्रांसीसी समाज में कुछ वर्गों तक ही सीमित था और संविधान अमीरों के लिए उपलब्ध था। जो आप लोग कहते हैं ना, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा रहा था वहाँ पर भी। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 ईस्वी में रोम जो था, सागर के द्वीप कोर्सिका की राजधानी अजासिया में हुआ था। वह असाधारण प्रतिभा का स्वामी था। उसने पेरिस के फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सेना में भर्ती हुआ और असीम वीरता, साहस और सैनिक योग्यता द्वारा उन्नति कर सेनापति बन गया। उसने ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, सर्डिनिया के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी। तत्पश्चात वह डायरेक्टरी का प्रथम बना और थोड़े समय में ही वह फ्रांस का सम्राट बन गया। उसने अपनी योग्यता और कुशलता से फ्रांस में शांति व्यवस्था स्थापित की थी। लगभग महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लुई 16वां कब फ्रांस पर आसीन हुआ था? 1774 ईस्वी में। लुई 16वां 1774 ईस्वी में। लुई 16वें जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, तब उसकी उम्र क्या थी? उसकी उम्र लगभग 20 साल थी। 20 साल 1774 और 1793 में मारा गया। तो 1774, 1783 कितना हो गया? 30, 39 साल की उम्र में ही उसे मृत्युदंड भी दे दिया गया था। लुई 16वें जब राजगद्दी पर आसीन होने के समय वित्तीय संसाधन नष्ट होने के क्या कारण थे? नष्ट होने के प्रमुख कारण लंबे समय तक युद्ध चलना था। आपको ध्यान रखना होगा। लिब्रे क्या है? इसे कब समाप्त कर दिया गया? फ्रांस की मुद्रा को लिब्रे कहा जाता है, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। इसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। फ्रांस को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? इसे 21 सितंबर 1792 में, जब लुई 16वें को फांसी की सजा दी गई थी, मृत्युदंड दिया गया था, तब गणतंत्र घोषित किया था। किस पुस्तक में सरकार के अंदर सत्ता विभाजन की बात कही गई है? 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज को कितने स्टेट में बांटा हुआ है? लगभग 18वीं सदी में फ्रांस समाज को 3 स्टेट में बांटा हुआ था। प्रथम, दूसरा, तीसरा स्टेट। प्रथम स्टेट था कुलीन वर्ग था, दूसरा स्टेट पादरी वर्ग, तीसरा किसान वर्ग था। फ्रांसीसी समाज में कौन से स्टेटस के लोग कर टैक्स अदा करते थे? इस वर्ग में कौन कौन से लोग आते थे? तीसरे स्टेटस के लोग कर अदा करते थे। इस वर्ग में व्यवसायी वर्ग था, किसान वर्ग था, मजदूर वर्ग लोग थे। व्यवसायी, किसान और मजदूर वर्ग। टाइद और टाइल में क्या अंतर है? टाइद जो कर था
फ्रांस में धार्मिक कर को टाइट कहते थे, जो चर्च द्वारा वसूला जाता था आम लोगों से, और प्रत्यक्ष कर को टाइट कहते थे, जो फ्रांसीसी सरकार तीसरे स्टेट के लोगों से वसूलती थी। लुई 16वें के कर बढ़ने के क्या कारण थे? लुई 16वें के कर बढ़ने के निम्न कारण थे। पहला कारण था जनसंख्या में वृद्धि, फ्रांसीसी सरकार पर कर्ज का बोझ और वित्तीय संसाधन में कमी, बार बार युद्ध की मार। और स्टेट्स जनरल क्या है या क्या कार्य करता था? स्टेट्स जनरल एक सरकारी संस्था थी। नए कर की मंजूरी के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई जाती थी या नए प्रस्तावों पर अनुमोदन का कार्य करता था। मतलब वित्त मंत्रालय की तरह वित्त मंत्रालय की तरह एक पार्ट था, उसमें भी जो टैक्स पर बात करता था। बस केवल 1791 में फ्रांसीसी संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको सौंप दिया था? नेशनल असेंबली को 1791 में फ्रांसीसी संविधान को सौंप दिया गया था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो हैं। लुई 16वें की मृत्यु कैसे हुई थी? लुई 16वें की मृत्यु कैसे हुई थी? लुई 16वें द्वारा उसे देशद्रोह के आरोप में मृत्यु की सजा सुनाई गई थी। 21 जनवरी 1793 में मिसप्रिंट है रूप से उसे फांसी दे दी गई। तो इस गद्दी पर बैठा था 1774 में। फ्रांस के इतिहास में किस समय आतंक युग कहा जाता है? 1794 से 95 तक आतंक का युग। फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार किस प्रकार दिया गया था? फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार कुछ लोगों को ही प्राप्त था। लोग 2/3 कर चुकाते थे जो सक्रिय नागरिक थे, उन्हें ही मतदान करने का, जो सक्रिय नागरिक थे और जो लोग 2/3 कर चुकाते थे उन्हें ही मतदान करने का अधिकार था। महिलाएं मतदान नहीं कर सकती थीं, पुरुष वर्ग ही करता था, उसमें से जो 2/3 कर चुकाते थे और जो सक्रिय नागरिक थे। फ्रांस में सम्राट लुई 16वें के शासन में सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक किस आधार पर बांटे गए थे? इनमें से किसको मतदान करने का अधिकार था? 25 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुके, उन्हें सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। शेष सभी पुरुष तथा महिलाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था। लुई 16वें के फिर से कर लगाने के खबर की कौन सी व्यवस्था ने लोगों को गुस्से की ओर बढ़ा दिया? कर लगाने की विशेषाधिकार वाली व्यवस्था ने लुई 16वें की कर लगाने की विशेषाधिकार वाली व्यवस्था ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया। इसमें से कुछ विशेष वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार दिया गया था। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों के विचारों ने किस प्रकार आग में घी डालने का काम किया? उनके विचारों को किस प्रकार जनसाधारण तक पहुंचाया गया था? लुई 16वें निरंकुश शासन और जर्जर हो चुकी भूखी जनता, उसका निरंकुश शासन और जर्जर हो चुका था, जो भूखी जनता, महंगाई की मार, अमीर गरीब की चौड़ी खाई, असुरक्षा की भावना। फ्रांस में क्रांति की आग अभी सुलग ही रही थी कि विचारों ने आग में घी डालने का काम किया। लोगों को उनके विचारों में अपना भविष्य नजर आया। उन्होंने विचार पर काफी हाउसों व सैलूनों की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी उन समय।
और पुस्तकें तथा अखबारों के माध्यम से उनके विचारों का व्यापक प्रचार हुआ। अब नया क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में किसका शासन था? लुई 16वें का शासन था। प्रमुख कारण क्या हैं फ्रांस की क्रांति के? लुई 16वें का निरंकुश शासन, मजदूर, व्यापारियों और किसानों का शोषण, दार्शनिकों के विचार जो लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित किए, महंगाई, बेरोजगारी और बार-बार युद्ध से फ्रांस की सरकार पर कर्ज का बोझ, कर में भारी वृद्धि। फ्रांसीसी महिलाओं को मताधिकार का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1941 में फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का मतलब समझ रहे हैं आप। 1794 में 95 में शासन जो है गणतंत्रात्मक 93 में हो गया था। उसके बाद 1941 में द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन क्या है? यह फ्रांस के सबसे मशहूर क्लबों में से एक है। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर कौन था? उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब का नेता था। लुई की मृत्यु के बाद जैकोबिन का शासन हुआ। रोबेस्पियर अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया, उसके समर्थक भी त्राही करने लगे। जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया। फिर उसके अगले दिन उसे गिरफ्तार कर दोषी ठहराया गया, कल गिरफ्तार करके उसे फांसी पर गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया था। मतलब सर धड़ से अलग कर दिया गया था। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन क्लब की प्रमुख मांग क्या थी? द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन क्लब की प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। यह मांग 1941 में पूरा हुई। 1971 के नए संविधान से फ्रांस की महिलाओं को किस बात से निराशा हुई थी? उन्होंने क्या मांगे रखी? महिलाओं को इस बात से निराशा हुई कि 1971 संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। उन्होंने निम्नलिखित मांगे: महिलाओं को मताधिकार मिले, उन्हें असेंबली के लिए चुने जाने का नहीं। क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कौन कौन से कानून किए थे? अथवा क्रांतिकारी सरकार द्वारा फ्रांस में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए लागू किए गए किन 5 कानूनों का उल्लंघन? सरकारी विद्यालयों के स्थापना के समय ही सभी लड़कियों को स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। पिता उनके मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को शैक्षिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। इस कानून में तलाक की कानूनी रोक दिया गया। इस कानून के अनुसार महिलाएं और व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थीं, कलाकार बन सकती थीं और छोटे छोटे व्यवसाय चला सकती थीं। जो आप हमारे भारतीय समाज की स्थिति इस समय देख रहे हैं, वो उस फेज से गुजर रहा था फ्रांस का समाज। आतंक राज के दौरान महिलाओं पर कौन कौन से अत्याचार किए गए थे? आतंक राज कब से कब तक था? 1793 से 94 से 95 तक। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से कुछ महिलाओं को फांसी पर चढ़ा दिया गया। जैकोबिन शासन की क्रांतिकारी सामाजिक सुधार कौन कौन से हैं? दास प्रथा का उन्मूलन,
जैकोबिन शासन जो था इतनी कठोरता से अपनी नीति लागू करता था, उस पे था दास कठोरता का उन्मूलन उसने किया था। महिलाओं के जीवन में सुधार और उनके शिक्षा और व्यवसाय कार्य में सुधार किए गए थे। डायरेक्टरी क्या है? जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस के नए संविधान में 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान किया गया। ये परिषद 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका की नियुक्ति किया, जिसे डायरेक्टरी या डायरेक्टरी कहते हैं। फ्रांस सरकार के स्वरूप में एक कौन से 3 मूल्य थे जो प्रेरक आदर्श थे और फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया? स्वतंत्रता था, एक विधिसम्मत समानता, बंधुत्व। फ्रांस सरकार के स्वरूप के 3 मूल्य थे: स्वतंत्रता, विधिसम्मत समानता और बंधुत्व। फ्रांस सरकार के स्वरूप के 3 मूल्य थे जो प्रेरक आदर्श थे और फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरा यूरोप राजनीतिक आंदोलन को प्रेरित किया। फ्रांस में 1791 के संविधान के किस प्रकार राजनीतिक पद्धति ने कार्य किया था? फ्रांस में 1791 के संविधान के तहत निम्नलिखित राजनीतिक पद्धति ने कार्य किया। सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। अब सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब उन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित हस्तांतरित कर दिया गया। मताधिकार के लिए 2 श्रेणियां निश्चित कर दी गईं, जिसमें सक्रिय नागरिक, निष्क्रिय नागरिक शामिल थे। सक्रिय नागरिक वोट द्वारा न्यायाधीश का चुनाव करते थे। रूसो ने किस पुस्तक में एक व्यक्ति की एक वोट के सिद्धांत का उल्लेख किया? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक। फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस की स्थिति का संक्षिप्त वर्णन 5 बिंदुओं पर कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस की स्थिति दयनीय थी। फ्रांस भारी कर्जे में डूबा हुआ था और उसके वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। फ्रांस की जनता गरीबी के जाल में फंसी थी। किसानों और गरीब जनता के बीच रोजी रोटी का संकट था। फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था का बोलबाला था। किसानों को अपने स्वामी के घर एवं खेतों पर काम करना, सैन्य सेवाएं देना पड़ता था। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? बुर्बो राजवंश का शासक लुई 16वें का शासन था। बुर्बो राजवंश का शासक लुई 16वें का शासन था। 1789 क्रांति के प्रारंभ में दार्शनिकों का योगदान क्या है? 5 बिंदुओं में उल्लेखित कीजिए। दार्शनिकों ने अपने विचार एवं अपनी पुस्तकों के माध्यम से 1789 की क्रांति में बहुत बड़े योगदान दिए, जो निम्नलिखित हैं। द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लाक ना राजा निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। रूसो ने जनता और प्रतिनिधि के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। दार्शनिक के उन विचारों पर कॉफी हाउसों और सैलून की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तकें, अखबारों माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था।
पुस्तकों एवं अखबार के लोगों के बीच शोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी पढ़ समझ सके। फ्रांस की महिलाओं के द्वारा प्रारंभ की गई सबसे लोकप्रिय राजनीतिक क्लब का नाम क्या है? द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। फ्रांस की क्रांति के दौरान जैकोबिन क्लब के सदस्यों द्वारा अपनाए गए परिधानों की शैली का वर्णन कीजिए। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग के गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशनप्रस्त वर्ग, खासतौर पर घुटनों तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया था। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। इसलिए जैकोबिन को सौकुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है बिना घुटने वाला। सौकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, इसलिए महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। फ्रांस में क्रांति के लिए उत्तरदायी कारणों का विश्लेषण कीजिए। सौकुलात पहने जाने वाली लाल रंग की टोपी किस बात का प्रतीक थी? 18वीं सदी में फ्रांस के मध्यम वर्ग की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेशनल असेंबली द्वारा बनाए गए संविधान के किन्हीं 5 प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। नेशनल असेंबली द्वारा बनाए गए संविधान के 5 प्रावधान निम्न हैं। मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। गोश्त और पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। महंगे और सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी को साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल में और संबोधन में बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। फ्रांस में तो यहीं पर ख़त्म होता है। अब अगला टॉपिक लेकर